आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। प्रभु राम के दरबार में डाका किसने डाला? करोड़ों राम भक्तों के साथ किसने छलावा किया, चढ़ावा की रकम आखिर किसने उड़ाई? योगी की एसआईटी एक एक पहलू की जांच इस वक्त कर रही है। राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों पर सियासी बवाल भी मचा हुआ है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि राम मंदिर के चंदे की गिनती का सीसीटीवी फुटेज पहली बार सामने आया है और कैमरे के सामने गिनती का वीडियो इंडिया टीवी पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। अयोध्या स्टेट बैंक की ब्रांच से सीसीटीवी की निगरानी की जाती थी। रकम को गिनने के बाद इसे स्टेट बैंक में जमा करवाया जाता था। एसआईटी स्टेट बैंक के कर्मचारियों से भी पूछताछ कर सकती है। इधर राम मंदिर में एसआईटी चौथे दिन जांच करने पहुंच गई है। मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों से लेकर छोटे कर्मचारियों तक इस एसआईटी की इस वक्त सभी लोग रडार पर हैं। चंपत राय महासचिव हैं, उनसे पूछताछ हुई है। गोपाल राव मंदिर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उनसे भी पूछताछ हुई है। 42 से ज्यादा कर्मचारियों से पूछताछ हो चुकी है। मगर इस पूरे प्रकरण में सबसे हैरानी की बात यह है कि बड़े बड़े पदाधिकारियों से लेकर छोटे छोटे कर्मचारियों ने अपने रिश्तेदारों को मंदिर में सेट किया हुआ है। कईयों के पास से लाखों रुपए कैश मिल चुके हैं। कई लोगों की लाइफस्टाइल ही बदल गई है। रईसी झलकने लगी है, वो भी सिर्फ 2 से 3 साल में। अब देखिए, सबसे चर्चित नाम टिन्नू यादव का है, जो कभी ऑटो चलाता था और फिर चंपत राय का ड्राइवर बना। उसके बाद मंदिर में उसे नौकरी मिल गई 27,000 महीने की, लेकिन उसने अपने भाई और भतीजे को भी मंदिर में नौकरी दिलवाई। अब वो भी एसआईटी की लिस्ट में है। इन सब के बीच चंदे की काउंटिंग का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो कि अयोध्या एसबीआई का बताया जा रहा है। नोटों की गिनती कर कर गड्डी बनाने का काम मंदिर के कर्मचारियों का है। अब इन तस्वीरों को एसआईटी खंगाल रही है। एसआईटी इस बात की तस्दीक कर रही है कि आखिर पैसा चोरी हुआ तो कैसे? क्या गड्डियों की संख्या को कम करके बताया गया या फिर 100 की गड्डी में ज्यादा नोट डालकर गड्डी की संख्या वही रही लेकिन नोटों की निकासी अतिरिक्त हुई? वो पहला पॉइंट है। यहां अगर कुछ गड़बड़ पाई गई तो चंदा चोरी का यह पुख्ता सबूत होगा। दूसरा सवाल यह है कि अगर वहां से गड्डियां निकलकर अयोध्या के इस एसबीआई ब्रांच में जमा हुई तो पैसा कहां निकाला गया? क्या मंदिर परिसर में ही अलग निकाल लिया गया या फिर बैंक परिसर से वो पैसा बाहर निकल कर गया? बैंक प्रबंधक से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि एसआईटी ने अभी तक हमारे कर्मचारियों को जांच के लिए, पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से चंदे की चोरी के आरोप लग रहे हैं, ऐसे में बैंक कर्मचारी भी जांच के घेरे में है। अब जैसे जैसे चंदा चोरी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे भी होते जा रहे हैं। बड़ी खबर है कि मंदिर ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर नया खुलासा हुआ है। एसबीआई का एक कर्मचारी अनिल मिश्रा के घर किराए पर रहता है। राम मंदिर का चढ़ावा अयोध्या के इसी एसबीआई में जमा करवाया जाता है। कैमरा देखते ही कर्मचारी ने अपना आईडी कार्ड छिपा लिया। इस दौरान उससे क्या बातचीत हुई है, आपको दिखाते हैं। देखिए सर, सवाल इसलिए है कि भाई अनिल मिश्रा का घर है ये, एसबीआई काउंटिंग करता है। एसबीआई का अधिकारी या तो यहाँ रहता है या मिलने आया, 2 ऑप्शन है। तो अगर यहाँ रहता है तो अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं? भाई जिस हम भैया हम यहाँ पे रह रहे हैं, किराए दे रहे हैं। आज जो प्रॉब्लम हुआ है इससे 10 साल से हम रह रहे हैं। अच्छा, जब से 4 साल 6 साल से जब से मैं मेरी पोस्टिंग हुई तब से हम रह रहे हैं। अच्छा, तब से आप इसका क्या मतलब है कि इसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बताइए? क्या वीडियो खींच रहा है यार? चल ठीक, छोड़ो, नहीं चाहिए। बस आपने बता दिया, मैं इतना ही बता नहीं बता रहा हूँ, कहीं नहीं बता रहा हूँ। आप पूछिए, आप इस तरह से बात ही कर रहे हैं। एक सेकंड। अब देखिए, अनिल मिश्रा मंदिर के ट्रस्टी हैं और उन पर भी एसआईटी की नजर है। वो फिलहाल अयोध्या से बाहर हैं और इसीलिए पूछताछ नहीं हो सकी। लेकिन अनिल मिश्रा पर शक क्यों है, जरा ये आप समझिए। दरअसल अनिल मिश्रा राम मंदिर के ट्रस्टी हैं और उन पर दाने और चढ़ावे की निगरानी की भी जिम्मेदारी है और साथ ही कई ऐसे रिश्तेदारों को मंदिर में नौकरी दिलवाने का भी आरोप इन्हीं पर है। अब इन सबके बीच एसबीआई का एक कर्मचारी उनके घर पर पाया गया। उसने बताया कि वो यहाँ पर किराए पर रहता है, लेकिन जिस बैंक में चंदे की गिनती होती है उसका कर्मचारी मंदिर के ट्रस्टी के घर पर किराए पर पिछले 4 साल से रहता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये रिश्ता क्या है?
इस वक्त हम राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा के घर हैं। जब हम यहां पहुंचे तो हमने देखा कि सीढ़ियों से एसबीआई के एक आईडी कार्ड पहने हुए शख्स नीचे उतरते हैं। जैसे ही हमने उनसे उनके बारे में पूछा, उन्होंने वो आईडी कार्ड उठा लिया और यहां वो गाड़ी पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि वो पिछले 4 साल से यहां किराए पर रहते हैं। सवाल यह है कि मंदिर के चंदे की गणना की निगरानी एसबीआई के हाथ में। जिस एसबीआई बैंक में यह चंदा जमा होता है, उसके कर्मचारी अनिल मिश्रा के इसी घर में किराए पर रहते हैं। तो ये अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्पष्ट दिखता है कि जो चंदा गिन रहा है, जो निगरानी कर रहा है, जिसके यहां चंदा जमा हो रहा है, उस बैंक में काम करने वाला एम्प्लॉय यहां अनिल मिश्रा के घर पर पिछले 4 साल से किराएदार है। यह बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सवाल खड़े कर रहा है। जब हमने उनसे नाम जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि एसबीआई की तरफ से वो बोलने के लिए अधिकृत नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वो यहां 4 साल से किराए पर रह रहे हैं और अनिल मिश्रा के घर पर किराए पर रहना कोई अपराध नहीं है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जिसके ऊपर चंदे की निगरानी या बैंक में चंदा जमा कराने की जिम्मेदारी है, वही अधिकारी ट्रस्टी के घर पर किराएदार कैसे हो सकता है? क्या इसमें आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर नहीं आता? अब चंदा चोरी और करोड़ों में राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़। ऐसे में योगी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। एसआईटी इस केस की गहराई से जांच भी कर रही है। बड़े बड़े चेहरे पर भी सवाल उठ रहे हैं। चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं। अब उनसे पूछताछ हो चुकी है। दूसरा बड़ा नाम है यहां पर गोपाल राव का, जो मंदिर दर्शन प्रभारी हैं। उनसे भी पूछताछ हुई है। एसआईटी की जांच का आज चौथा दिन है। 42 से ज्यादा सेवादारों से सवाल हो चुके हैं। एसआईटी चढ़ावे का पूरा सिस्टम पता लगाया जा रहा है। भक्त दान देता है, उसके बाद ये पैसा कैसे और किस प्रक्रिया से आगे गुजरते हुए बैंक तक पहुंचता है, और इस बीच कहां चंदा लीक हो गया, वो लीकेज की ही जांच इस वक्त एसआईटी कर रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम के दरबार में चंदे का डाका डालने का सबसे गंभीर इल्जाम टिन्नू यादव पर है और उसे लेकर के एक और बड़ा खुलासा हुआ है। राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं, जिसमें टिन्नू ने अपने छोटे भाई बलराम को भी मंदिर में नौकरी दिलवाई थी। बलराम पहले अयोध्या नगर पालिका में काम करता था और बाद में टिन्नू की सिफारिश पर वो राम मंदिर की दान पेटी का मैनेजमेंट देखने लगा। टिन्नू ने भतीजे मनीष को भी मंदिर में काम दिलवाया। मनीष चंदे की गिनती का काम करता था और उसके पास से 36 लाख रुपए मिल चुके हैं। अब उसके भाई को लेकर के भी नया खुलासा सामने आया है। नाम है बलराम यादव, जो दान पेटी की देखरेख किया करता था। मनीष यादव पहले से ही एसआईटी की रडार पर था। अब टिन्नू का भाई बलराम भी रडार पर है। आपको बता दें कि टिन्नू चंपत राय का ड्राइवर भी है। पवन नारा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कई बड़े खुलासे अब तक हो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल दीपिका, जांच जारी है लगातार। आज बताया जा रहा है कि ट्रस्टी अनिल मिश्रा वापस अयोध्या आने वाले हैं। अपनी आंख के ऑपरेशन के लिए वो केरल गए थे और संभवतः आज ही उनसे एसआईटी जांच में पूछताछ करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जो ये जानकारियां आ रही हैं, ये एक बड़ी साजिश के छोटे हिस्से भर हैं। अभी एसआईटी की कोशिश इन्हीं हिस्सों को जोड़ने की है। जो आपने नोट गिनने वाला वीडियो दिखाया, वो मंदिर परिसर के स्ट्रांग रूम का वीडियो है, जहां पर नोटों की गिनती होती है, जहां टेबल पर 12 लोग बैठते हैं शिफ्ट वाइज और 2 लोग ऑब्जर्वर होते हैं, एक मंदिर का प्रतिनिधि और एक एसबीआई का प्रतिनिधि। अब उन सब सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, यह पता करने के लिए कि गड़बड़ हुई तो कहां हुई, रजिस्टर में कितनी गड्डियां या कितना पैसा मेंशन किया गया मंदिर से निकलते वक्त, और गिनने में जो कैमरे में दिखाई दे रहा है वहां कितनी गिनती है। वो बेसिक मिसमैच बताएगा कि घोटाले का स्केल क्या है, और जो पूछताछ हो रही है वो बताएगी कि मंदिर प्रबंधन में दान पेटी से कैश निकालकर काउंटिंग सेंटर तक ले जाना और काउंटिंग सेंटर से बैंक तक ले जाना, उस प्रक्रिया में कौन कौन लोग शामिल हैं।
लेकिन पवन, बड़ी बात तो यह है कि जब इनके ऊपर इतने बड़े बड़े पदाधिकारी मौजूद थे, उनका कभी ध्यान ही नहीं गया, कभी इस पर किसी ने कोई सवाल ही नहीं पूछा कि कितना पैसा, यानी दान कितना आ रहा है, कितना दान जा रहा है। बिल्कुल, यहां सिर्फ कर्मचारियों का जिक्र लेके नाम करके ये कह देना कि कर्मचारी लेवल पर ये गड़बड़ थी, ये बिल्कुल नहीं है। जो ट्रस्टी हैं, चंपत राय मुखिया के तौर पर एकाधिकार उनका रहता है, उनकी हर मामले में आखिरी वचन उनका होता है। तो उन्होंने अगर किसी को लगाया तो उनकी जवाबदेही तय करने या उनके ऊपर नजर रखने या उनके कार्यकाल को, क्रियाकलाप को देखने की जिम्मेदारी भी चंपत राय पर थी। गोपाल राय जो कि व्यवस्थापक कहा जाता है, कहने के लिए तो मंदिर के दर्शन के जिम्मेदार हैं, लेकिन उनके भतीजे भी काउंटिंग में थे। तो कुल मिलाकर या तो सहमति थी, नहीं सहमति थी तो लापरवाही थी। कैसे मंदिर में तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो उच्च पदाधिकारी हैं मंदिर ट्रस्टी के, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है, उनकी जिम्मेदारी तय भी होनी चाहिए। और आखिरकार ये क्या है कि यहाँ पर पूरा परिवारवाद चल रहा है, एक व्यक्ति घुसता है, अपने पूरे परिवार को भी वो यहाँ पर नौकरी पर लगा देता है। आप नजर बनाए रखें क्योंकि बहुत सारी चीजें लगातार रोजाना निकल रही है तफ्तीश में। धन्यवाद आपका पवन। तो देखिए, राम मंदिर में भक्तों ने जो चढ़ावा चढ़ाया उस पर कितने लोगों ने हाथ साफ किया, इसका जवाब एसआईटी को तलाशना है। एक नाम और है रवि मिश्रा। उन्होंने किस किस रिश्तेदार को मंदिर में सेट करवाया है आपको ये भी हम बताते हैं, जिसमें अनुकल्प मिश्र रवि मिश्र का बेटा है, वो चंदा गिनने वाली टीम का हिस्सा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रवि मिश्रा ने अपने दामाद लवकुश मिश्रा को भी मंदिर में जगह दिलवाई है। अब वो भी चंदा गिनने वाली टीम का हिस्सा है। अब लवकुश के घर से 10 लाख रुपए कैश बरामद हुए, यानी कि जो लोग कैश गिन रहे हैं वो सब एक ही परिवार के रिश्तेदार हैं। एक और बड़ा नाम आया है गोपाल राव का, जो राम मंदिर के व्यवस्थापक हैं और दर्शन प्रभारी भी हैं। अब उनके किस रिश्तेदार को लेकर सवाल उठ रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। उनके भतीजे सोमेश आनंद को लेकर खुलासा हुआ है कि वो सोमेश ने एक साल में 50 से ज्यादा यात्राएं की। अयोध्या से वो लगेज लेकर ट्रेन से जाता था, फिर फ्लाइट से लौटता था। ये पहलू इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रेन में ज्यादा चेकिंग नहीं होती है। तो क्या उन लगेज में चढ़ावे का कैश और सोना था? गोपाल राव इसलिए भी रटार पर है क्योंकि वो मंदिर के व्यवस्थापक हैं और दर्शन प्रभारी भी हैं। और अब बड़ी खबर बिहार के आरा से आ रही है, जहां पर पुलिस पर पिस्तौल तानने वाले भरत तिवारी की एनकाउंटर से मौत हो गई। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी और तभी उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिवार वालों ने जबरदस्त बवाल किया है। परिवार का दावा यह है कि सरेंडर के बाद पुलिस ने गोली मारी। आरोपी भरत के पिता का यह भी दावा है कि बेटे ने पिस्तौल पुलिस कर्मियों के सामने फेंक दिया था, जिसके बाद उसको गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि उनका बेटा कोई अपराधी नहीं था और ना ही उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज था, फिर भी उसकी हत्या कर दी गई। और आपको बता दें कि एक दिन पहले भरत तिवारी ने पुलिसकर्मियों पर पिस्टल तान दी थी। पुलिसकर्मियों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था, लेकिन अगले ही दिन पुलिस ने भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया। घटना के बाद से लोगों में गुस्सा है। घटना के बाद से लोगों में इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि वो मानसिक विक्षिप्त होने की वजह से पिस्टल फेंकने के बाद पुलिस ने एनकाउंटर किया। अरे सुनो बोलना हमारा तो निकलेगा घूस लेके बोलिए नहीं निकलेगा। ये बिहार पुलिस जो है ये सब पागल साबित करके मुझे ले जाना चाहता है। मतलब कि जब भगत सिंह भी लड़ रहे थे समाज और देश के लिए, तो उस समय भी पागल साबित किया गया था। तो देखिए इन लोगों को हम अपना पागलपन दिखाते हैं, कैसे इस सबको दौड़ा दौड़ा कर भी मारते हैं। कमाड़ी क्या बंद किया रहे तू? सब खोल आ रहे बाहर, खोल दिखाते हैं, खोल कमाड़ी काला बंद किया रहे
बोल काय बोल क्या रे पागल। खोल दरवाजा, आ रहे बाहर खोल। अभी तू सबका साला दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, अभी तेरा इनकाउंटर है, चल खोल। और सरेंडर कर रिवॉल्वर फेंका है। फेंकने के बाद जो वो मांग रख रहा था, वो मांग से ही पता चल रहा है कि विचित्र लड़का है। और जब रिवॉल्वर फेंक दिया तो गोली मारने का कोई औचित्य नहीं। इससे पता चलता है कि पुलिस इस तरह का इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर करते रहता है। और करते किसके खिलाफ रहता है? जो गरीब है, गुरबा है, जिनके पास पैसा नहीं है, बाहुबल नहीं है, वैसे लोगों को पुलिस जो है टारगेट करती है। और हमारे साथ नीतीश चंद्र जुड़ गए। नीतीश, जो हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इसमें तो वो खुल्लम खुल्ला पुलिस को चैलेंज कर रहा है और पुलिस के ऊपर उसने पिस्तौल तक तान दी। एक जगह वीडियो में देख रहे हैं उसने गोली तक चला दी पुलिस की गाड़ी पर। जी हाँ, बिल्कुल। दरअसल 3 दिन पहले ही इस मामले की शुरुआत हुई थी और ये लड़का लगातार अपने घर से 2 किलोमीटर दूर जो कुछ लोग विस्थापित होकर आए थे बाढ़ को लेकर, उनके यहाँ जो परेशानी थी इसको लेकर अपनी बात कह रहा था। और इसी बात को लेकर उसने प्रशासनिक अधिकारियों को अपशब्द कहे थे सोशल मीडिया पर। इस सिलसिले में जब पुलिस उसके घर पहुंची तो फिर उसने पुलिस पर ही पिस्टल तान दी। फिर अगले दिन पुलिस पहुंची, उस दिन भी ये छत पर चला गया और वहां से उसने पुलिस पर फायरिंग की थी। और खुद ये फेसबुक लाइव के जरिए ये सब कुछ सबके सामने आ रही थी बातें। उसके बाद फिर जब काफ़ी देर तक पुलिस इंतज़ार करती रही कि ये घर से निकलेगा तब इसे गिरफ्तार किया जाएगा, और जब ये बाहर निकला तो फिर उसी जगह गया जहां विस्थापित लोग रह रहे थे और वहां भी काफ़ी देर तक इसने फेसबुक के जरिए लाइव किया और उसमें पुलिस पर कई तरह की बातें कहीं। परिवार का कहना है कि लगातार ये चूंकि अपनी मांग को उठा रहा था, समाज सेवा से जुड़ा था, लेकिन पुलिस का कहना है कि मानसिक रूप से ये विक्षिप्त था और जिस तरह की भाषा, जिस तरह से ये बोल रहा है उससे ऐसा लगता भी है कि मानसिक रूप से ये परेशान था। और जिस तरह से परिवार के लोगों का कहना है कि इसने पिस्टल फेंक दिया था, इसके बाद भी पुलिस ने उसे गोली मार दी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जैसे ही इसने पिस्टल फेंका, लेकिन नीतीश, जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें पुलिस का एनकाउंटर करने तक की बात हो रही है, यहां तक धमकी नहीं दी जा रही है, गोली तक चलाई जा रही है, तो आखिरकार भरत तिवारी अगर ऐसा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की ओर से इस तरह की कार्रवाई होनी ही थी। लेकिन जो उनकी कह सकते हैं कि पैरवी कर रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए जो वीडियोज आए हैं ये तो झूठे नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आगे बढ़ते हुए बात यूपी के कुशीनगर से, जहां पर विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस पर गांव वालों ने ही हमला कर दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी और लोगों की तलाश की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि गांव में 2 सगे भाइयों के बीच घर की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद की सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है। पुलिसकर्मी दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास करती है और तभी कुछ गांव वाले उनसे उलझ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों ने पुलिस टीम के साथ मारपीट शुरू कर दी। वीडियो में पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी होती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। खबर यूपी के पीलीभीत से आ रही है और बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी मोहम्मद उमर के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। आरोपी मोहम्मद उमर के अवैध घर को ध्वस्त कर दिया गया है। पुलिस ने 66 साल के आरोपी मोहम्मद उमर को भी गिरफ्तार किया है। मोहम्मद उमर ने 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की। बताया जा रहा है कि मोहम्मद उमर ने 8 साल की बच्ची को बंधक बनाकर 2 दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची को उसने बाजार से बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर आ गया और फिर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। 2 दिन बच्ची को उमर के घर से बरामद किया गया। 2 दिन बाद अब बच्ची के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी उमर की उम्र 66 साल बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक उसने नशीला पदार्थ खिलाकर बच्ची के साथ 2 दिनों तक रेप किया। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके उसके घर पर बुलडोजर चलाया है और बताया जा रहा है कि उमर ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर बना रखा था। अब इस पूरे मामले में पुलिस क्या कह रही है वो भी आपको सुनाते हैं। एक नाबालिग बालिका जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष है, उसके साथ एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद उमर है, जिसकी उम्र लगभग 66 साल है, के द्वारा इनको बहला फुसला कर ले जाया गया और इनके साथ गलत कार्य किया गया। पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें जो प्राप्त तहरीर है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और तत्काल कार्रवाई करते हुए इसमें अभियुक्त जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर नवजात बच्चों की तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का खुलासा करने वाली है। रैकेट की सरगना एक लेडी डॉक्टर समेत 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अलग अलग राज्यों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है।
जो अस्पताल से नवजात बच्चों की चोरी करता है और दूसरे राज्य में लाखों रुपए में जरूरतमंद पेरेंट्स को बेचा करते हैं। पुलिस ने 5 नवजात बच्चों को भी बरामद किया है और ये सारी गिरफ्तारियां दिल्ली और राजस्थान से हुई हैं। इन्होंने अब तक 20 से ज्यादा बच्चों की तस्करी की बात खुद कबूल की है। और अब खबर पंजाब के लुधियाना से आ रही है, जहां पर गुंडागर्दी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दबंगों ने घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और घर का सामान तहस नहस कर दिया। घटना में घर के बाहर खड़े कई गाड़ियों को भी तोड़ा फोड़ा गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वीडियो में आप देख सकते हैं दबंगों के हाथ में लाठी डंडे हथियार हैं। बदमाश अचानक एक घर में हमला बोल देते हैं। बताया जा रहा है कि बच्चों के बीच हुए आपसी विवाद को लेकर दबंगों ने यह हमला किया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि आए दिन इस इलाके में ऐसी वारदात होती रहती है। तो वहीं पर पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। और अब खबर दिल्ली को दहलाने की नाकाम साजिश की। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में पुलिस को निशाना बनाने की साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में आईएसआई के हैंडलर शहजाद भट्टी के नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पहले 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया और इस बार 5 की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मॉड्यूल को दिल्ली और आसपास के राज्य में पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने का काम सौंपा गया था और साथ ही उन्हें आईएसआई समर्थित कथित आतंकी संगठन तहरीके तालिबान हिंदुस्तान का प्रचार करने का भी निर्देश दिया गया था। इससे जुड़े लोगों ने दिल्ली एनसीआर में तहरीके तालिबान हिंदुस्तान के समर्थन में ग्राफिटी और पोस्टर कई जगह पर लगाए थे। पुलिस ने इनके पास से 5 अवैध हथियार, 10 जिंदा कारतूस बरामद की है। और बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म हो गया है। दोनों देश के राष्ट्रपतियों ने ऑफिशियली अब साइन कर दिए इस डील पर और इसी के साथ ही दुनिया भर पे जारी तेल मंडी हट चुकी है। बड़ी खबर है कि ईरान अमेरिका का युद्ध 111 दिन बाद खत्म हो गया। दोनों देशों के बीच शांति समझौते पर सिग्नेचर कर दिए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने एक दूसरे की शर्तों पर सहमत होते हुए जंग को खत्म करने का ऐलान किया और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर कर दिए। अब आज सुबह 5 बजे से ईरान और अमेरिका के बीच से यह अंतरिम समझौता लागू हो चुका है। समझौते के तहत स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बिना कोई टोल टैक्स दिए ही अगले 60 दिनों तक जहाजों की आवाजाही होती रहेगी। अमेरिकी समंदर से नाकेबंदी हटा लेगा और ईरान हॉर्मुज में उन माइंस को क्लियर करेगा जो उसने खुद ही बिछाए थे। इस डील में यह भी साफ साफ लिखा है कि सभी मोर्चों पर जंग खत्म करनी होगी, जिसमें लेबनान का नाम भी शामिल है। अब सबसे बड़ी डील जो ईरान के पक्ष में जाती दिख रही है वो है $300 बिलियन का फंड। अमेरिका और उसके सहयोगी जो खाड़ी युद्ध में जो नुकसान हुआ है ईरान को, उसकी भरपाई करेंगे। अब कैसे करेंगे इसको लेकर आगे बातचीत के जरिए इसे पूरा किया जाएगा। तो अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता था वो आखिरकार पूरा हो चुका है। इस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और अगले 60 दिनों तक इसकी बारीकियों को और ज्यादा गहनता से इस पर चर्चा होगी और फिर इसको जमीन पर उतारा जाएगा।